तो आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन और फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सेट्स आप लोगों को पता है थोड़े बहुत, तो सेट्स आते हैं तो आप रिलेशन फंक्शन भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप रिलेशन को समझिए, आपके पास कोई दो सेट्स हैं, मान लीजिए एक सेट्स है 1 2 3, तो इस सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। और एक दूसरा सेट्स है जिसका नाम है ए और बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2। अब आपको क्या करना है, आपको इसका ऑर्डर पेयर निकालना है। अभी ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर का मतलब है कि आपको ए क्रॉस बी निकालना है। अगर एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा? जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो ये आएगा 1a, फिर 1 को करना है बी से तो 1b, फिर 2a, फिर 2b, फिर बोलो 3a और तो ये तो आप समझ गए। ध्यान देना, जो पहला सेट्स है और दूसरा सेट है, पहला सेट और दूसरा सेट, एक चीज ध्यान रखना, क्या a क्रॉस b बराबर होगा b क्रॉस a के? यस और नो? नो। 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे, उस केस में क्या आएगा? a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1a a1 के बराबर थोड़ी ना होगा। तो ध्यान ये रखना है कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। समझे बात को? नहीं समझे? लो आपको लिख के दिखा देता हूँ, b क्रॉस a। अब b को a से मल्टीप्लाई करना है, b को a से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? बोलो बेटा, a1 a2 a3, फिर b1 b2 और नहीं आया समझ में? तो अब मुझे बताओ ना, क्या a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर है क्या? नहीं है। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला, जो इसको हम कहते हैं x, और ये x बिलोंग करेंगे a से। किससे बिलोंग करेंगे? जो बाद वाले एलिमेंट हैं इनको हम कहते हैं y, और y बिलोंग करेंगे b से। ध्यान रखना, तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने x मान लिया, और x जिससे भी बिलोंग करता है। अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज बताओ, x की वैल्यू क्या क्या है? सिर्फ a है और b है। मान लो a है और b है, तो इसको हम बोलेंगे डोमेन। किसको? डोमेन किसको बोलेंगे? ऑर्डर पेयर में x की जो वैल्यू है, सिर्फ x की वैल्यू जो है, उसको हम बोलेंगे डोमेन। और x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 1 से 2 से 3 से, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। ये ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई ये है हमारे पास, आपको मान लो इस तरीके से कहता है कि आपके पास एक सेट है जिसमें वैल्यू गिवन है 1 2 3 एंड अप टू 14, ठीक है। और आपको कहा कि हम एक आपको रिलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और रिलेशन किसके बीच में होगा? a मल्टीप्लाई b के बीच में। तो उसको a भी डिफाइन करना पड़ेगा और b भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे x such that x इक्वल टू 3y, कि x क्या है? x इस तरह है कि x की वैल्यू y का ट्रिपल है, where x and y both belongs to a। समझे बात को? x and y both belongs to a। इसमें ध्यान रखना, a की x की वैल्यू को a मानते हैं ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो डोमेन है वो a है, और y की वैल्यू बिलोंग कर रही है वो भी a से बिलोंग कर रही है।
जरा देख लेते हैं क्या क्या आंसर आएगा। अगर x की वैल्यू 1 है, सपोज करो अगर y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 3y का ग्राफ बनाना कैसा आएगा? y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। 1 का ट्रिपल 3, 2 का ट्रिपल 6, 3 का ट्रिपल 9, 4 का ट्रिपल 12 और 5 का ट्रिपल 15। 5 से 15, लेकिन 15 तो है ही नहीं, तो 15 नहीं लेना मुझे। तो एक चीज बताना, क्या क्या ऑर्डर पेयर बने? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 4। किसको नहीं आया समझ में? हाथ उठाओ। दिस इज द रिलेशन। अगर मैं इसके ऑर्डर पेयर निकालूंगा तो ऑर्डर पेयर पता कितने आएंगे? ऑर्डर पे आएंगे a क्रॉस a के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 14। b के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 14। 14 इंटू 14 कितने आएंगे? 196। 196 ऑर्डर पेयर बनेंगे। लेकिन हमें सिर्फ कितने लेने हैं? जो डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि x बराबर 3y है। आ रही बात समझ में? तो x किसके बराबर है? 3y के। तो y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 6 है। इस तरीके से। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि डोमेन बताओ, इसमें डोमेन क्या है, तो बेटा डोमेन वो नहीं है जो एक्स, डोमेन ये नहीं है कि ये सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे। सारे एलिमेंट डोमेन नहीं कहलाएंगे। रिलेशन के अंदर जो x की वैल्यू है वो डोमेन कहलाएगी। रिलेशन ये रहा ना, इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है? 3, 6, 9, 12। बस इसी को डोमेन कहेंगे। 3, 6, 9, 12 और किसी को डोमेन बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि आप इसको डोमेन बोल दो। डोमेन सिर्फ वो है जो रिलेशन के अंदर x है। अब रेंज बता दो क्या है? रेंज भी वही रिलेशन के अंदर जो y की वैल्यू है, रिलेशन के अंदर y की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4। तो आंसर आएगा 1, 2, 3 और 4। बात समझ में आ रही है? डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गई। क्लियर है? एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं को डोमेन। को डोमेन, को डोमेन होता है y बिलोंग्स टू a। मतलब y किससे बिलोंग कर रहा है? y किससे बिलोंग कर रहा है? a से। तो a के जितने भी एलिमेंट हैं वो को डोमेन कहलाएंगे। अब a के कितने एलिमेंट हैं? 1 से लेके 14 तक, तो वो आपका 1 से लेके 14 तक को डोमेन कहलाएगा। डोमेन सिर्फ रिलेशन के अंदर चेक करना है, रेंज भी रिलेशन के अंदर चेक करना है, लेकिन को डोमेन आपको चेक करना है कि y किससे बिलोंग कर रहा है। जिससे y बिलोंग करेगा डेट इज कॉल्ड को डोमेन। इतना समझ में आया? चलूँ आगे? ठीक है, चलता हूँ। बुक में जो आपके सवाल है ना, बहुत इजी सवाल है। जैसे बुक में तो ऐसा सवाल है कि a इक्वल टू 1, 2 और b इक्वल टू 3, 4, तो a क्रॉस b क्या होगा? a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, पूछ रहा है a क्रॉस b क्या होगा। आ रही है बात समझ में? तो एक्सरसाइज 2.1 का जैसे पहला सवाल देखोगे, पहला सवाल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल्दी देखो। ये चीज तो समझ में आ गई ना क्या है? ऑर्डर पेयर समझ में आ गया क्या है? पहला सवाल पढ़ो एक बार, फिर बताता हूं। लिख लिया? लिखो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.1 हो जाएगी बेटा, बोलो। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है? 2.2 में क्या है? ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 2.2 में क्या लिखा है? रिलेशन इक्वल टू, रिलेशन क्या है? रिलेशन दिया हुआ है x एंड x प्लस 5, ठीक है। और x किसको बिलोंग करता है बेटा? तो ये होगी बात खत्म। फिर क्या पूछ रहा है इसमें? बोल रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। सबसे पहले इसके रिलेशन लिखो। रिलेशन क्या आएगा इसका बताना। रिलेशन आएगा, अगर x की वैल्यू आप 0 लेट करोगे तो x के लिए 0 लेट करोगे तो 0 प्लस 5, बोलो 5। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? x की वैल्यू 1 करेंगे तो, x के लिए 2 लेट करेंगे तो 2 और 7, फिर 3 और 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10, बस इतना ही तो है। x बिलोंग्स टू दिस, ओके। तो अब इसमें बोल रहा है डोमेन बताओ। डोमेन क्या होगा बताना बेटा। पहले एलिमेंट को कहते हैं डोमेन, तो 0 1। रेंज बताना, ये रही रेंज 5 6 5 6 7। तो ये डोमेन पूछ रहा है और रेंज पूछ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। दिस इज द रिलेशन। कर लोगे नहीं कर पाओगे? बोलो। और देखो दो चीज़ हैं, ये जो लिखा हुआ है दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। एक हो गया रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म, ठीक है, और एक होगा सेट बिल्डर। तो ये सेट बिल्डर है और ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर नीचे वाला है, सेट बिल्डर ऊपर वाला है। तो आपको दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जैसे आप ऐसे लिख दोगे सेट बिल्डर में x प्लस 5, मतलब ये x है और दूसरा y होता है, तो उसने y ना लिख के सीधा क्या लिख दिया? x प्लस 5। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, कैसे? x सच डेट x बराबर y माइनस 5। ये जो प्लस 5 है ना, इधर आके माइनस 5 आ गया। ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन उसने क्या लिख दिया? ये माइनस इधर ले जाओ तो y बराबर x प्लस 5। तो उसने y ना लिख के सीधा क्या लिख दिया? x प्लस 5 लिख दिया। बात समझ में आ रही है? बोलो। और हम पढ़ेंगे फंक्शन। इतना समझ में आ रहा है? कल सवाल करके लाना है इसको, फिर बताता हूँ आगे। चलिए अब आ जाएं फंक्शन पे, आ जाएं गीता, फंक्शन पे आ जाएं। चलो ये समझ में आया? नोट कर लिया? और हम किस पे आएंगे? फंक्शन पे। इसमें 3 चीज याद रखनी है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। लेकिन हम आ रहे हैं फंक्शन पे, और फंक्शन कई तरीके के होंगे। लेकिन फंक्शन को समझने से पहले फंक्शन को ऐसे समझो कि every value of x has distinct value of y। यानी हर एक जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी? डिस्टिंक्ट। एवरी वैल्यू ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y। x की दो वैल्यू नहीं होंगी, x की दो वैल्यू नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर बराबर हमने लिख दिया y, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। एक चीज बताओ, तो 2 की वैल्यू कितनी है? 4, -2 की वैल्यू कितनी है? 4। तो 2 की वैल्यू भी 4 है, -2 की वैल्यू भी 4 है। तो
एवरी वैल्यू ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y। अब जो 2 है ना, तो 2 की वैल्यू 4 है, -2 की वैल्यू भी 4 है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि 2 की वैल्यू 5 भी है। समझ लो बात को। देखो 4 के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर भी है, -2 का स्क्वायर भी है। तो 4 के लिए वैल्यू क्या है? यहाँ क्या बोलते हैं, 4 2 का स्क्वायर भी है। मतलब आप ऐसे मान लो कि ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की, ऐसे समझो। तो x सिर्फ एक ही जगह जाएगा। जैसे ये कोई एलिमेंट है, ये एक जगह चला गया, जो दूसरा एलिमेंट है वो c पे चला गया, जो तीसरा एलिमेंट है वो b पे चला गया, और जो चौथा एलिमेंट है वो भी c पे चला गया। ऐसा हो सकता है। देखो 2 लोग एक जगह जा सकते हैं, लेकिन क्या एक ही व्यक्ति 2 जगह जा सकता है एक ही टाइम पे? आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या होगा, 1a ठीक है, 2c ये भी ठीक है, 3b ये भी ठीक है, 4c ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1a और 1b। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे समझो इसको। तो इसको कहते हैं फंक्शन। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन देखोगे तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बाई, यानी ए की सिर्फ एक ही इमेज होगी, 2 इमेज नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब एक, ठीक है, अलग सेम बहुत सारी नहीं होंगी, डिस्टिंक्ट होगी, एक ही होगी। तो ये समझ में आया नहीं आया बेटा? जल्दी बताओ। अच्छा अब आप मुझे एक चीज बताओ, हटा दूं इसे? क्लियर है थोड़ा सा? अब कुछ कुछ फंक्शन होते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे एक फंक्शन आपने सुना होगा कि y बराबर क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर है। y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। और इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा होगा, y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो ऐसे ग्राफ बना लो। x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखो। जैसे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तब भी y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2 तब भी y की वैल्यू 4। बात समझ में आया? तो इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि एवरी वैल्यू ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये x है तो इसकी वैल्यू ये है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये ऐसे जा रहा है, x की वैल्यू ये भी और x की वैल्यू ये भी है। x की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, x की हमेशा एक ही वैल्यू होगी, ध्यान रखना। अगर आपने ऐसे लाइन खींची और वो 2 बार टच कर गया, इसका मतलब वो गलत है। आ रहा है समझ में? तो ये ग्राफ है। अब इसमें मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं ऐसे, तो कितनी बार इस ग्राफ को टच हुआ? ये एक बार। एक बार टच हुआ, इसका मतलब ये एक तरीके से फंक्शन है। अगर 2 बार टच हो गया ना तो ये फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जैसे मान लो एक हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? मॉड्यूलस। तो उस केस में क्या लिखते हैं? y बराबर ऐसे लिख देते हैं, मॉड्यूलस में लिख देते हैं। किसके अंदर लिख देते हैं? मॉड्यूलस के अंदर लिख देते हैं। मॉड्यूलस के अंदर लिखने का मतलब पता है क्या है? कि अब x की जो भी वैल्यू हो, बेटा इधर सुनो, x की जो भी वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू तो 0 ही आएगी। x की वैल्यू 1 रखोगे y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू -1 रखोगे तब भी y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू -2 रखोगे तब भी y की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी है, चाहे x कितना भी नेगेटिव हो जाए। आ रही है बात समझ में? आपको रिटर्न हमेशा पॉजिटिव मिलना है। आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आपने लिखा 4 तब भी 4 आएगा, और आपने लिखा -4 तब भी 4 आएगा। ठीक है ना? इसका ग्राफ कैसा बनेगा थोड़ा देख लो ध्यान से। तो आप चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव लिखोगे तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव लिखोगे तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। तो y की x की वैल्यू पॉजिटिव है तब भी y पॉजिटिव है। देखो ना,
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y मस्ट बी पॉजिटिव। ये भी एक तरीके का फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्री भी एक तरीके का फंक्शन है। जिसमें फंक्शन वर्ड यूज हो जाए ना, आप समझ जाओ कि x की कोई भी वैल्यू है ना, एक x के लिए दो वैल्यू नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है sin 30 की वैल्यू 1/2 हो सकती है, और sin 30 की वैल्यू 1/4 भी हो सकती है। अगर 30 है तो 1/2 ही होगी, इसलिए उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में आई नहीं आई? ये कौन सा फंक्शन था? मॉड्यूलस फंक्शन। और ऊपर वाला कौन सा था? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल। और ये कौन सा है? मॉड्यूलस। बात क्लियर है? दो फंक्शन और समझाऊंगा मैं आपको, ये तो कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं थी। अब दो फंक्शन और समझाऊंगा, बहुत ध्यान देना। आपको बस ध्यान ये देना है कि x की जो वैल्यू होंगी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, y मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, y क्या होगा? डिफरेंट होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब लिखो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है जरा सुनना। सिग्नम फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा इस तरीके से होता है। इधर देखना, जो y की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? तीन वैल्यू होंगी, या तो y की वैल्यू 0 होगी, या तो y की वैल्यू -1 होगी, या तो y की वैल्यू या तो 0 होगी, या नेगेटिव होगी, या पॉजिटिव होगी। मैंने क्या बोला? y की वैल्यू बोल रहा हूँ, y की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो नेगेटिव होगी, या तो पॉजिटिव होगी, ऐसे मान लो। अब y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू -1 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और y की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? फंक्शन का नाम क्या है? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम। तो अगर x की वैल्यू आपने -5 ले ली, माइनस मतलब नेगेटिव, तो आपका आंसर सिर्फ नेगेटिव 1 आएगा। अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो आपका आंसर सिर्फ 0 आएगा। अगर आपने +5 ले ली तो आंसर सिर्फ 1 आएगा। मतलब कि इसकी दो ही रीडिंग होंगी, या तो +1 या तो -1। आ रही बात समझ में? पहले से नोट करो, लिख लो बेटा थोड़ा, अभी छोड़ता हूँ घर पे। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इधर देखो, y की वैल्यू दो वैल्यू है, एक ये -1 है और एक ये +1 है, और एक 0 है। ये तो 0 है। -1, अगर x की वैल्यू -5 है, -5 का मतलब समझते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा 1 पे ही। मतलब y की वैल्यू तो 1 रहेगी, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये इधर चलता जाएगा, चलता जाएगा। दूसरा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक देखो दो चीजें होती हैं। इसको अगर आप डार्क कर दोगे, इसका मतलब है कि इसको इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। और इसको अगर डार्क नहीं करोगे तो इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब इसको शामिल कर रहे हैं और इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो बताना ये शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शामिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, ठीक है ना, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा?
1 आएगा। बुक देना एक बार अपनी। ये लो। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब 0 को टच ही नहीं करा उसने, 0 से छोटी है, 0 को टच नहीं करा, तो अगर टच ही नहीं किया मतलब वो एक्सक्लूड है। और एक्सक्लूड का साइन कैसा होता है? ऐसा। और ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 0 से बड़ी है, मतलब 0 को टच उसने, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक्सक्लूड। तो ये ग्राफ थोड़ा एक्सक्लूड बनेगा, ना कि इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? 0 से बड़ा। 0 नहीं ले सकते आप, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 0 नहीं ले सकते। मतलब 0 को आपको इंक्लूड, अगर इंक्लूड करते तो उसको डार्क कर देते सर्कल को, और अगर आप एक्सक्लूड करें तो 0 को इंक्लूड नहीं करना। बात समझ में आ रही है? एक फंक्शन और है, वो लिख लीजिए, बस ये लास्ट है, जिसका नाम है इतना समझ में आया? सिग्नम फंक्शन में क्या होगा? या तो 0 से बड़ा, या तो 0 से छोटा, या तो 0 के बराबर। 0 के बराबर तो 0, 0 से बड़ा तो 1, और 0 से छोटा तो -1। अब जरूरी नहीं है कि 1 और 1 ही लिख रहा हूँ, हो सकता है 2 और -2 आ जाए, हो सकता है 3 और -3 आ जाए, तब भी वो कहलाएगा सिग्नम फंक्शन ही। 1 तो एक एग्जाम्पल दिया है कि 1 आ गया, 2 आ गया तो भी सिग्नम फंक्शन कहलाएगा। बस इतना याद रखना है कि उसमें 3 कंडीशन होंगी, या तो x की वैल्यू 0 होगी, या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, या तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। क्लियर है? चलो, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा कि इसमें जो y की वैल्यू होती है, बेटा ध्यान देना, इसमें जो y की वैल्यू होती है, अच्छा f(x) को y बोलते हैं, ध्यान रखना, इसमें जो y की वैल्यू होती है, वो इस तरीके से लेते हैं। सुनो, अगर आपने x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ली है, मतलब 1.5, तो इस केस में y की वैल्यू पता है क्या मानी जाएगी? 1, क्योंकि 2 से तो छोटा है ना। 2 से छोटा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 2 से छोटा ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 से छोटा ग्रेटेस्ट नंबर 2। ठीक है? अगर मान लो ऐसे लिख दिया, जीरो से छोटा ग्रेटेस्ट नंबर, ये लो, समझ में आया बात को कुछ? मतलब कि इसका अगर ग्राफ बनाना चाहोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे कठिन तो इसका ग्राफ हो गया। फिर देखो इस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान देना, अगर मैं, अच्छा एक चीज, क्या इसमें 2 इंक्लूड है क्या? 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन y की वैल्यू क्या आ रही है? 1, और x की वैल्यू 2 से छोटी आ रही है। मतलब कि ये रहा x 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, और अब सपोज करो ये -1 है, ये +1 है, और ये +2 है, और ये +3 है। ध्यान से समझना, चाहे एक ही कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान से समझना। अब मैंने कहा x की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब उसने 2 को टच किया नहीं करा, उसने 2 को टच नहीं करा, तो y की वैल्यू कितनी है? 1, मतलब y की वैल्यू आएगी 1, और उसने 2 को टच नहीं किया। क्रॉस मैंने आप बताया था ना, सर्कल बना दो मतलब एक्सक्लूड, और y की वैल्यू क्या आ गई? 1। 2 से छोटा है, अच्छा अगर 3 से छोटा है तो 2 आएगा, 3 से छोटा है, 3 को टच नहीं किया, और वैल्यू कहाँ आएगी? 2 पे।
अगर 4 से छोटा है तो 4 को टच नहीं किया, वैल्यू कहाँ पे आएगी 3 पे। अगर -1 से छोटा है तो -1 से छोटा है तो -1 से छोटा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है -2। तो ये रहा -1 को टच उसने नहीं किया, ऐसे जाएगा। -1 को उसने टच नहीं किया मतलब -1 से छोटा, तो वैल्यू क्या आएगी उसकी -2। तो समझ में आया? अच्छा -1 से छोटा, -1 से छोटा नंबर कौन सा होगा? x की वैल्यू -1 ये रही, देखो x की वैल्यू -1 ये रही। अच्छा x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y की वैल्यू -1 होगी ऐसे। और ध्यान रहे y की वैल्यू तो 1 होगी लेकिन उसने 0 को टच नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब y की वैल्यू -1 होगी लेकिन x ने 0 को टच नहीं किया। तो देखो x 0 को टच कहाँ कर रहा है, आ रही है बात समझ में? एक और x जो है 1 से छोटा है तो y की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा नंबर, तो y की वैल्यू 0 आएगी लेकिन x 1 को टच नहीं करेगा, तो x 1 को टच नहीं करेगा। तो ये कहलाते हैं आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको लिखा कैसे जाता है इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जाता है। आ रही है बात समझ में? तो कहने को तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेकिन इनका आंसर छोटा आता है। जैसे मैंने बोला -2 से छोटा तो आपको -3 लेना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने कहा 2 से छोटा, तो 2 से छोटा नंबर कौन सा है, फिर आपको 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो तो आज हम ये फंक्शन रहने देते हैं, इसके सवाल अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझा दिया, फंक्शन समझा दिया, वैसे तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो थैंक यू, बंद कर दो।